की है जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। वो उनकी छठी औलाद था जिसका नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद रखा गया। लेकिन वो मुगलिया सल्तनत में जन्म लेने वाला कोई आम राजकुमार या बच्चा नहीं था, बल्कि ये वो शख्सियत थी जिसने हिंदुस्तान और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तारीख, तहजीब और ज्योग्राफी को बदल कर रख दिया था। या दोस्तों फिर यूँ कहिए कि उसके छोड़े अक्स आज तक हिंदुस्तान की सियासत में उसे रह रहकर इतनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश। यहां अगर औरंगजेब आता है जिंदा कर देते हैं, वहीं कुछ लोग उसे विलन तो कुछ हीरो की तरह देखते हैं। औरंगजेब को ऐसे ही आलमगीर नहीं कहते, उसको सिर्फ और सिर्फ जीतना ही आता था, हारना उसने कभी सीखा ही नहीं। वो दिन रात हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने के जुनून में लगा रहता था। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दक्षिणी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत के छठे हुक्मरान और हिंदुस्तान की सबसे विवादित ऐतिहासिक शख्सियत औरंगजेब आलमगीर के बारे में। जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर 49 साल हुकूमत की थी। दोस्तों अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने आखिर औरंगजेब को मुतनियाजा या फिर विवादित शख्सियत क्यों कहा? क्यों उस पर ऐसे इल्जाम लगते हैं जो उसे तारीख के सबसे मुतनियाजा शख्सियतों की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर ला खड़ा करते हैं? और क्या जो ये इल्जाम उस पर लगते हैं वो तारीख की बुनियाद पर खरे भी उतरते हैं या नहीं? तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर होगी हमारी बात। आखिर कौन था औरंगजेब, हीरो या विलेन? दोस्तों शुरुआत होती है सन 1631 से, जब शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम और औरंगजेब की मां मुमताज महल की मौत हो जाती है, जिसके चलते शाहजहां को भारी धक्का लगता है और वो सभी प्रकार के सल्तनत के कामों से दूरी बना लेता है। वो अधिकतर समय अपने महल में बिताने लगता है। वो एक बहादुर बादशाह से कमजोर आशिक में तब्दील हो चुका होता है। मुमताज के मर जाने के बाद उसकी दिलचस्पी सल्तनत से लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बस किले से मुमताज की कब्र पर बन रहे ताजमहल को निहारता रहता। उसने लगभग सभी फौजी अभियानों को रोक दिया या फिर उनको सीमित कर दिया था, जिसकी वजह से सल्तनत के खिलाफ कुछ सरपसंद अनासिर सर उठाने लगे थे। वहीं शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह इस बात से बेखबर सल्तनत से मिल रहे गुजारे भत्ते पर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसने किसी भी फौजी अभियान में हिस्सा नहीं लिया था, ना ही उसे किसी प्रकार की सियासी और अस्करी समझ थी। वो इस्लामी नज़रिए से दूर हमेशा नजूमी, बाबा और फ़कीरों से घिरा रहता और लगभग उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीता। इतिहासकार अवीक चंदा बताते हैं कि वो एक शक्की और वहमी प्रवृत्ति का इंसान था, जिसे सल्तनत के कामों में कोई रुचि नहीं थी, जिसके चलते दारा शिकोह को उस समय के हिसाब से शासन के योग्य मान लेना एक तारीखी गलती साबित होगी। 28 मई 1633 ईस्वी को एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया, जिसका असर कई सालों बाद दिखाई दिया। तो हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। दो हाथियों सुधाकर और सूरत सुंदर की लड़ाई देखने के लिए वो बालकोनी से उतरकर नीचे आ गया। लड़ाई में सूरत सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा। वो सुधाकर गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। तमाशा देख रहे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने औरंगजेब पर हमला कर दिया। घोड़े पर सवार 14 साल के औरंगजेब ने अपने घोड़े को भागने से रोका और जैसे ही हाथी उसके नज़दीक आया, उसने अपने भाले से उसके माथे पर वार किया। इस बीच कुछ सैनिक दौड़कर वहां पहुंच गए और उन्होंने शाहजहां के चारों तरफ घेरा बना लिया। हाथी को डराने के लिए पटाखे छोड़े गए, लेकिन हाथी ने अपने सूंड के जोर से औरंगजेब के घोड़े को नीचे गिरा। उसके गिरने से पहले औरंगजेब उस पर से नीचे कूद गए और हाथी से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी शहजादे शुजा ने पीछे से आकर हाथी पर वार किया।
हाथी ने उसके घोड़े पर इतनी जोर से सिर मारा कि सुजा भी घोड़े से नीचे गिर गए। तभी वहां मौजूद राजा जसवंत सिंह और कई शाही सैनिक अपने घोड़े लेकर पहुंच गए। चारों तरफ से शोर मचने पर सुधाकर वहां से भाग गया। बाद में औरंगजेब को बादशाह के सामने लाया गया, जहां उन्होंने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। अवीक-चंदा बताते हैं कि बाद में एक जलसा कराया गया जिसमें औरंगजेब को बहादुर का खिताब दिया गया, उन्हें सोने में तोलवाया गया और वो सोना उनको नजराने के रूप में दे दिया गया। इस पूरे वाकयात के दौरान दारा वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने हाथियों को वश में करने की कोई कोशिश नहीं की। ये घटना इस तरह से बताने के लिए काफ़ी थी कि बाद में हिंदुस्तान की गद्दी कौन संभालेगा। अवीक-चंदा आगे बताते हैं कि दारा की एकमात्र फौजी मुहिम, जिसमें 70,000 की फौज लेकर कंधार पर चढ़ाई करते हैं, इतनी बड़ी फौजी तादाद और कई तजुर्बेकार जनरलों के बावजूद वो नाकामयाब होकर दिल्ली लौटते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है फौज के साथ गए 400 से ज़्यादा तांत्रिक और नजूमी, जो फौज का हमले का दिन तय करते हैं और फौजी मामलों में जनरलों से ज़्यादा दखल रखते हैं, जिसके चलते सामने लड़ रहे पारसी फौजियों को अपनी सफबंदी करने का वक्त मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सन 1645 ईस्वी में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बनाया गया, जहां उसने बहुत से बदलाव करके शासन व्यवस्था को मजबूत और उन्नत बनाया, जिससे प्रभावित होकर बादशाह ने सन 1647 ईस्वी में उसे बल्ख अफगानिस्तान का गवर्नर बनाकर भेजा, जहां उसने सफियों और पारसियों के खिलाफ कई फौजी मुहिमों को सरंजाम दिया, जिससे उसकी फौजी और सियासी कुवत में इजाफा हुआ, जिसके चलते औरंगजेब को सन 1652 में फिर से दक्खन में फौजी कमान की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसमें उसने गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम जोई की, जिसके चलते उसका अस्करी और सियासी तौर पर तजुर्बा बढ़ता गया, जिसका फायदा उसे हुकूमत के लिए हुई जंगी मुहिमों में मिला। सन 1657 ये वो वक्त है जब शाहजहां शदीद बीमार पड़ गया और वो इस लायक भी नहीं रहा कि सल्तनत के कार्यभार को संभाल सके। उसने दरबार में आना लगभग बंद कर दिया। उस वक्त सल्तनत की दारुल हुकूमत आगरा में केवल उसका बड़ा बेटा दारा मौजूद था। वहीं दूसरे बेटे औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा सल्तनत की दारुल हुकूमत से दूर फौजी मुहिम में उलझे हुए थे, जिसके चलते दारा शिकोह इस वक्त का फायदा उठाकर सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन उसे मालूम था कि उसके दूसरे भाई उसकी इस धोखे से कब्जाई हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। इसी डर की वजह से उसने शाहजहां के बीमार होने की बात अपने भाइयों से लंबे अरसे तक छिपाए रखी और सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेकर अपने भाइयों के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। उसने बड़े पैमाने पर फौजी तैयारी और भर्ती शुरू की, जिसके चलते सन 1658 तक उसने 4 से 5 लाख तक की बड़ी फौज खड़ी कर दी। वैसे तो ये फौज साइज के हिसाब से बहुत बड़ी थी, लेकिन नौसीखे और ना तजुर्बेकार लोगों पर मुश्तमिल थी। वहीं जब शाहजहां के बीमार होने और दारा शिकोह की इक़्तिदार अपने हाथ में लेने का पता उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद को चला, तो उन्होंने फौजी मुहिम को बीच में छोड़ आगरा की तरफ कुछ हजार सैनिक साथ में लेकर कूच किया। लेकिन उससे पहले ही दारा अपने भाइयों के विद्रोह को कुचलने का पूरा प्लान बना चुका था। तो दोस्तों, दारा ने अपने बड़े बेटे सुलेमान की कमान में एक बड़ी फौज को शाह शुजा को कुचलने के लिए बंगाल की तरफ रवाना किया, जो अपने मकासिद में कामयाब रहा। उसने शाह शुजा को हराकर म्यांमार के अराकान पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी फौज राजा जसवंत सिंह की कमान में मालवा की तरफ भेजी गई, जहां उन्हें औरंगजेब और मुराद की सरकुबी का हुक्म दिया गया और जल्द ही राजा जसवंत सिंह की फौज का सामना मुराद और औरंगजेब की मुत्तहिद फौज से हुआ। मुराद औरंगजेब का दूसरा भाई था जो मालवा में तैनात था। उसे भी दारा शिकोह की दारुल हुकूमत में की गई साजिशों का पता चल चुका था, जिसके चलते मुराद औरंगजेब के साथ आ मिला। दोनों भाइयों की फौज जब आगरा की तरफ पेशकदमी कर रही थी, तो उनका सामना दारा शिकोह द्वारा भेजी गई जसवंत सिंह की फौज से 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत में हुआ, जहां मुराद और औरंगजेब की मुत्तहिद फौज ने उसे आसानी से हरा दिया, जिसके चलते राजा जसवंत सिंह मैदान छोड़कर भाग गया। जब राजा जसवंत सिंह की हार का पता दारा शिकोह को चला, तो वो आग बबूला हो गया। वहीं जसवंत सिंह को हराने के बाद औरंगजेब और मुराद ने आगरा की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी, लेकिन अब इस जंग से उन्हें पता चल चुका था कि आगरा में उनका इस्तकबाल नहीं बल्कि तलवारों से सामना होगा। दोस्तों,
औरंगजेब और मुराद की फौज की पेशकदमी आगरा की तरफ जारी थी। वहीं दारा को भी इस पेशकदमी के बारे में इल्म था। वो औरंगजेब के आगरा पहुंचने से पहले अपनी सफबंदी कर लेना चाहता था। उसने इसी तैयारी के चलते वो आगरा से 16 किलोमीटर दूर सामूगढ़ में अपनी फौज के साथ खेमाजन हो गया। सामूगढ़ की ये जंग दारा सिकों की लगभग 1.5 लाख फौज औरंगजेब व मुराद की मुत्तहिद 20,000 फौज के बीच लड़ी गई। अब एक चंदा बताते हैं कि शुरू में दोनों फौजों में मुकाबला बराबरी पर था या दारा ही थोड़े भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी औरंगजेब ने अपनी जंगी तरबियत का मुजाहिरा करते हुए अपने हाथी के चारों पैर बंधवा दिए, जिससे वो अपनी फौज को विश्वास में ले सके कि वो जंग के मैदान से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उसने मन बना लिया था या तो वो इस जंग को जीतेगा या फिर इसी मैदान में अपनी कब्र बना लेगा। फिर उसने ऊंची आवाज में फौज से मुखातिब होते हुए फारसी में कहा, मर्दानी दिलावरा ए बहादुर वक्त अस्त, यानी बहादुरों यही वक्त है दुश्मन को ताकत दिखाने का। और आसमान की तरफ हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह मेरा तुझ में अकीदा है और मैं हार जाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। इन शब्दों ने फौज में एक अजीब सा नशा तारी कर दिया। बस यही वो वक्त था जिसमें मैदान का नक्शा ही बदल गया। पीछे हट रही औरंगजेब की फौज अचानक से जाग उठी और दारा की फौज पर टूट पड़ी। दारा की फौज इस हमले की ताब न ला सकी और 1.5 लाख से ज्यादा की फौज औरंगजेब के सामने ताश के पत्तों की मानिंद बिखर गई। यह हमला इतना शदीद था कि दारा को हाथी से उतरकर अपने भागती फौज को विश्वास में लेने के लिए घोड़े पर सवार होना पड़ा। लेकिन औरंगजेब की फौज के ताबड़तोड़ हमलों के चलते यह हरबा भी फेल साबित हुआ। इस लड़ाई का बहुत बारीक वर्णन इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब हिस्टोरिया द मोगोर में किया है। मनुची लिखते हैं, दारा की फौज में पेशेवर फौजी नहीं थे। उनमें बहुत से लोग नाई थे या कसाई या साधारण मजदूर, जिन्हें जल्दबाजी में भर्ती करके फौज में शामिल किया गया था। दारा ने बारूद से उठे धुएं के बादलों के बीच अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और हुक्म दिया कि नगाड़े बजाने जारी रखे जाएं। ये इस तरह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में बिना सोचे समझे फौज के साथ आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वो औरंगजेब की फौज की पहुंच में आए, उन्होंने दारा की फौज पर बंदूकों और ऊंट पर रखी घूमने वाली तोपों से हमला कर दिया। इस अचानक और सटीक हमले के लिए दारा और उसकी फौज तैयार नहीं थे, या फिर यूं कहिए कि दारा की अस्करी नासमझ का शिकार उसकी फौज हो चुकी थी। मनुची आगे लिखते हैं, जैसे जैसे औरंगजेब की फौज के गोले दारा के फौजियों के सर धड़ से उड़ाने लगे तो दारा ने भी अपनी फौज को जवाबी हमले का हुक्म दिया। लेकिन तभी पता चला कि ज्यादा बहादुर दिखने के चक्कर में इतनी दूर चले आए हैं कि तोप पीछे छूट गई है। ये दारा की जंगी कमकली और उनके ओवर कॉन्फिडेंट होने का सबूत था, जो उन्हें इस जंग में 1.5 लाख की बड़ी फौज होते हुए भी ले डूबा। इस फैसला कुन जंग में दारा की शर्मनाक शिकस्त हुई, जिसने औरंगजेब के लिए आगरा के तख्त का रास्ता साफ